नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बात करेंगे आज निफ्टी ऑटो की। ऑटो सेल्स के नंबर्स आए हुए हैं। इन नंबर्स पे काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज भी आई, सवाल भी आया। कल मैंने टाटा मोटर्स पे वीडियो भी डाली, उसके बाद अलग अलग कंपनियों पे सवाल आने लगा, तो मैंने सोचा एक ही वीडियो में सबको कंबाइन कर देते हैं, सबका चार्ट एनालिसिस देंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपके साथ डेटा डिस्कस करना चाहते हैं और जिन कंपनियों पे ज़्यादा असर पड़ेगा उसको हम लाएंगे, फोकस करेंगे उनके चार्ट पे भी। लेकिन पहले हम डेटा डिस्कस करेंगे कि आखिर सेल्स में किसको ज़्यादा घाटा हुआ है। ठीक है, आप अगर यहाँ पर देखोगे सिर्फ और सिर्फ होंडा कार्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा को छोड़ दिया जाए तो सबको एक चोट पड़ी है सेल्स बढ़ाने में। इवन सेल्स बड़े रूप में घटी हुई हैं। मारुति सुजुकी की बात करेंगे जो अपने यहाँ की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है और इसकी ही कारें बिकती हैं भारत में, ऐसा दिखाई देता है। आप रोड पर निकलोगे तो मारुति की ही कारें आपको दिखाई देंगी। 146 के बदले में 135 कार ही बेच पाई है। 135 मतलब 1,35,000 कारें ही बेच पाए, जो कि 7% कम है। अब मारुति की कार अगर 7% कम बिकने लगे तो ये समझ लीजिए इंडिया में कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है। ठीक है, युंडई की भी गाड़ियाँ 7% के आसपास कम बिकी हैं। काफ़ी बेहतरीन गाड़ियाँ ये भी बनाते हैं, जिसमें से सबसे फेमस है सेंट्रो वगैरह। तो आप सोचिए कि इनकी गाड़ी भी कम बिकी है 7%। बात कर देंगे टाटा मोटर्स की, और ये बात हो रही है पैसेंजर व्हीकल्स में। ओवरऑल सिनारियो में इनकी बिक्री 41% घटी है। कल मैंने इस पर एक अलग से वीडियो डाली है, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। 29,000 के मुकाबले सिर्फ 25,000 गाड़ियाँ इनकी बिकी हैं पैसेंजर व्हीकल्स में। ठीक है, उसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसने दिल खुश किया है, और क्योंकि ये ऐसे सेक्टर से जुड़ा इनका प्रोडक्ट कुछ ज़्यादा ही है जो मतलब कहते हैं ना कि बिना उसके काम ही नहीं चल सकता देश का, एग्रीकल्चर सेक्टर। और ये रूरल एरियाज में इनका मतलब इनकी डिमांड कमाल की होती है। चाहे इनके बोलेरो की बात कर ली जाए, स्कॉर्पियो की बात कर ली जाए, या इनके ट्रैक्टर्स की बात कर ली जाए। खैर, यहाँ पर बात हो रही है पैसेंजर व्हीकल्स की। उसकी भी डिमांड आपको पता है रूरल एरियाज में तगड़ी होती है, और इसी कारण यहाँ पर आपको एक बढ़िया मतलब डिमांड बनती हुई दिखाई दे रही है। और इसको मैं बढ़िया इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अन्य जगहों पे हाहाकार टाइप वाली सिचुएशन है। टोयोटा को आप देख लीजिए, 15,000 के मुकाबले सिर्फ 9,600 गाड़ियाँ। किया इंडिया को देख लीजिए, 19 के मुकाबले सिर्फ 16,000 गाड़ियाँ। अब होंडा की बात करेंगे, होंडा वाले पता नहीं इतनी भयंकर कारें कैसे बेच ले गए। 7,000 के मुकाबले 9,000 गाड़ियाँ इन्होंने बेची, बढ़िया है। एमजी मोटर्स नई नई और नई नवेली चीज़ें हैं और उसको बाज़ार में बिल्कुल सम्मान नहीं मिला। खैर, इन कंपनियों के हमारे यहाँ स्टॉक्स अवेलेबल नहीं है, तो इनको आप इग्नोर भी कर सकते हो। बाकी सेल्स का आंकड़ा आप यहाँ से एक अनुमान लेने के लिए ज़रूर समझ लीजिए, देख लीजिए। एमजी मोटर्स 50% से भी ज़्यादा की सेल्स ड्रॉप आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब अन्य कंपनियों की बात करें तो टू व्हीलर्स में चलते हैं, तो हीरो एंड रॉयल इनफील्ड का डेटा हमारे पास अवेलेबल है, जहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प, ये स्प्लेंडर बनाने वाली कंपनी, सोचिए कि 5,44,000 के मुकाबले सिर्फ 3,42,000 गाड़ियाँ बिकी इनकी। 37% का ड्रॉप। कार में तो कम ड्रॉप आया, लेकिन बाइक्स में बहुत ज़्यादा आया है। मतलब क्या है, लोग बाइक नहीं खरीदना चाहते हैं। मतलब क्या है कि जो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं उनको बहुत बड़ी चोट ये कोविड मार रहा है। हम यहाँ से अगर अनुमान लगाना चाहें तो ये लगा सकते हैं। और मिडिल क्लास फैमिलीज़ की बात करें, जहाँ पर बुलेट को एक शान की सवारी माना जाता है, वहाँ पर भी 20% की चोट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। 60,000 के मुकाबले सिर्फ 48,000 गाड़ियाँ बिकी। रॉयल इनफील्ड, जिनकी सबसे ज़्यादा गाड़ी बिकती है 350cc सेगमेंट में, शायद हाँ बुलेट नाम है, तो बुलेट बिकती है इनकी सबसे ज़्यादा। ठीक, अब कॉमर्शियल व्हीकल्स में आते हैं। यहाँ पर दिल जीता है किसी ने? जी नहीं। कॉमर्शियल व्हीकल्स की डिमांड में बहुत 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 भयंकर गिरावट आई है। और जहाँ पर टाटा मोटर्स ने एकदम दिल तोड़ दिया, आइसर मोटर्स ने एकदम दिल तोड़ दिया। 70% और 60% की भयंकर गिरावट आप यहाँ पर देख सकते हो। और मारुति कैरी, यहाँ पर देखिए सभी ने दिल तोड़ा है, सिर्फ महिंद्रा को अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि महिंद्रा को रूरल डिमांड तगड़ी मिलती है, इसलिए सिर्फ यहाँ पर महिंद्रा ऐसा है जो -21% पे है। बाकी सभी कंपनियाँ कोई 50, कोई 60, कोई 70 देख रहे हैं। अशोक लेलैंड 15,000 के मुकाबले सिर्फ 7,900 गाड़ियाँ बेच पाया, 15,500 के मुकाबले, जो कि 50% का ड्रॉप है। आइसर मोटर्स को आप देख लीजिए, 7,000 के मुकाबले 2145, 70% की बड़ी गिरावट। ठीक है, टाटा मोटर्स 40,000 के मुकाबले सिर्फ 16,500। ठीक, महिंद्रा एंड महिंद्रा 21 के मुकाबले 16। इनको मैं एक बार के लिए पॉजिटिव ही डेटा कह दूंगा, क्योंकि कंपेरिजन में अगर हम देखेंगे तो सच में इन्होंने बहुत कोशिश की अपने आप को संभालने की। मारुति सुपर कैरी वगैरह इनकी जो गाड़ियां हैं, यहाँ पर 3315 के मुकाबले 1272 गाड़ी इनकी बिकी है। तो ये हो गया डेटा किसका? ऑटो सेल्स का, जहाँ पर हमने आपके साथ पूरा डिस्कशन किया
कि कंपनियों की परफॉर्मेंस जो है वो कैसी रही है, ऑन पेपर डेटा कैसा आया है। ये जो महीना हमारा बीता अप्रैल का, अब मैं आपको बता दूं, अप्रैल महीना जो बीता हमारा, यहाँ पर हमारे सामने चोट थी वो कम थी। मई महीने में अभी कोविड जो है अपने पीक पे पहुंचा नहीं है, अभी हम बहुत बड़ी दिक्कत झेल रहे हैं। देश में अभी लॉकडाउन जैसे हालात कुछ कुछ शहरों में, कुछ कुछ स्टेट्स में बनाए जा रहे हैं, वीकेंड लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अगला महीना भी इन कंपनियों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होने वाला है। तो जो लिस्टेड कंपनियां हैं उन पे हमको बहुत सावधानी भरे डिसीजंस लेने होंगे। तो चलिए एक एक कंपनी का चार्ट एनालाइज करेंगे। उससे पहले निफ्टी ऑटो का आप चार्ट देख लीजिए, एक हाई इन्होंने बनाया। ठीक है, चार्ट को मैं इन्होंने इसलिए बोलता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सम्मान होना चाहिए। फरवरी की शुरुआत में एक हाई बना, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये हाई था लगभग 11,000 रुपये का। वहाँ पर आपको अगर याद हो, खैर जाकर वीडियो देख लीजिएगा, टाटा मोटर्स शायद, ठीक है, और कुछ स्टॉक्स थे इसी सेगमेंट के जहाँ पर आपको सेल करने की सलाह दी गई। कुछ खास स्टॉक्स भागे भी नहीं थे, लेकिन वहाँ से लगातार निफ्टी ऑटो, हम हमेशा निफ्टी बैंक की बात करते रहते हैं, तो अगर गलती से कभी निकले तो माफ़ कीजिएगा, बाकी मैं कोशिश करूँगा कि ना निकले। और आप लोग भी सीरियसली चीज़ों को समझने की कोशिश किया कीजिए, लेकिन किसी भी चीज़ को ऐसे सीरियसली मत ले लो कि नहीं मेरा स्टॉक है, इसकी बुराई कैसे कर सकते हैं, ये मत सोचा करो। हर स्टॉक की अपनी अच्छाई और बुराई होती है, सुनना चाहिए और तभी आप एक रेशनल डिसीजन जो है वो ले सकते हो। ठीक, 11,000 से गिर करके हमको 9,500 पे मिल रहा था अभी कुछ दिन पहले, और अभी 9,600। अब देख लीजिए निफ्टी बढ़िया पॉजिटिव मोमेंटम दिखा गई थी, लेकिन ये पॉजिटिव मोमेंटम भी बहुत धीरे धीरे दिखा रहे थे क्योंकि सबको पता था स्लगिश डेटा आएगा, और वही हुआ। अब क्या यहाँ पर हमको एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है? क्या वापस ये अपने 9,000 के लेवल को टच करने जा रहा है? मुझे जहाँ तक लगता है जो डेटा आने वाले महीनों में आएगा वो भी इसी तरीके का होगा। अब इस बार गिरावट जो है वो बड़ी आई है, मंथ ऑन मंथ जब हम कंपेयर करेंगे तो इतनी बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन जब हम इस डेटा को पिछले साल के डेटा से ले जाकर कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर भी हमको एक चीज़ दिखाई देगा कि वहाँ पर भी लॉकडाउन वगैरह लग गया था, बहुत सारे इशूज़ हो गए थे, तो उसको भी हमें एक बार फोकस में रखना पड़ेगा जिससे कि हम सही चीज़ एनालाइज कर सकें। तो आपके सामने बेस्ट चीज़ क्या होगी कंपैरिजन की? इस महीने का डेटा लीजिए, अगले महीने का डेटा लीजिए और दोनों को कंपेयर कीजिए, क्योंकि अप्रैल ये नए उसकी शुरुआत होती है, तो गाड़ियाँ कंपनियाँ उतना मतलब प्रेशर से नहीं बेचती हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे उनके ऊपर प्रेशर आने लगता है कि सेल्स बढ़ानी है। अब एक एक चार्ट हम डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं। मैंने आपको बता दिया कि ये 9,000 के लेवल पे अगर आएगा तो कौन सा स्टॉक आपको किस रेट के आसपास मिल सकता है। ये 9,000 के लेवल पे अगर आता है तो कौन सा स्टॉक किस रेट पे मिलेगा उसका हम एनालिसिस करेंगे। टाटा मोटर्स देखिए, ये निफ्टी ऑटो के मुकाबले बहुत मजबूत खड़ा है और अभी भी चांसेस हैं कि ये निफ्टी ऑटो से मजबूत रहेगा। अगर निफ्टी ऑटो आता है 9,000 के आसपास तो ये स्टॉक आपको 240 से 260 के बीच में मिल सकता है, जो कि आपको एक बार कंसीडर करना चाहिए वहाँ पर बाइंग। क्या मैं जो ये बात बता रहा हूँ, ये जो गिरावट है ये आनी ही आनी है? नहीं, सेंटिमेंटल गिरावट हो सकती है। जेन्युइनली आपको पता है कि कंपनियों को प्रोडक्शन कम करना पड़ता है जब सेल्स कम हो जाती हैं, और पूरा एक इकोसिस्टम जो होता है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप खुद समझ सकते हो कंपनियों को चोट तो पड़ रही है, वो स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। बड़ा प्लेयर उसको किस तरीके से लेगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमको अपनी एनालिसिस करके ही एक स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए, जो कि मैं आपको बार बार कहता हूँ। ठीक, टाटा मोटर्स तो यहाँ पर आपको अगर गिरावट दिखाई देती है तो लीजिएगा, क्योंकि इनके पास स्टोरी बहुत बेहतरीन है अगले 3 से 5 साल के लिए, और इन्वेस्टमेंट के लिए स्टोरी अगर मिल जाए तो सोने पे सुहागा होता है। 100 रुपये के आसपास अशोक लेलैंड आपको मिल सकता है, जो कि बहुत बेहतरीन लेवल होगा, बहुत बेहतरीन सपोर्ट भी होगा। अब आपको लगेगा मैं बिल्कुल नेगेटिव बातें कर रहा हूँ, क्या स्टॉक्स पॉजिटिव नहीं जा सकते, क्या बाज़ार पॉजिटिव हुई तो ये सब स्टॉक्स ऊपर नहीं जाएंगे? यही तो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि पैसा जिसके पास है वो स्टॉक को ऊपर लेकर जाएगा। हमको रणनीति बनानी है, आप अपनी रणनीति अलग तरीके की बना सकते हो। मैं जो बातें बोल रहा हूँ हो सकता है आप उससे बिल्कुल एग्री ना करो, तो आपको इस दौरान मतलब 110 से अगर ये गिर रहा है 105, 106, 107, 104, 103 यहाँ पर एवरेज नहीं करना है अनटिल एंड अनलेस कि ये 100 रुपये पे आए, सपोर्ट ले, या फिर अगर 100 का भी सपोर्ट तोड़ता है तो 93, 94 का जो सपोर्ट है वहाँ पर अगर आए तो वो ही होगा आपके लिए बेस्ट बाइंग लेवल।
बाकी आप ऊपर जाते हुए ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर सकते हो। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, कुछ वीडियोज़ अवेलेबल हैं, वो आप देख सकते हो। मारुति की मतलब मारुति का जो स्टॉक है ये सच में इतना अंडर परफॉर्म करेगा मुझे खुद उम्मीद नहीं थी। और मुझे जहाँ तक लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, मैंने जो वीडियो बनाई हुई है उसमें भी ये बात बोली थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाली, कि टाटा मोटर्स से बेटर परफॉर्मेंस मारुति दे सकती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। इसलिए आपको अगर कोई स्टॉक बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, भले आपका पोर्टफोलियो 1 ही लाख का है, एक शेयर मारुति का ज़रूर रखिएगा। यहाँ पर नहीं, थोड़ा सा समय आने दीजिए, मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा मारुति का शेयर कब खरीदना है। अगर वो गिरावट होती है जो मैंने निफ्टी ऑटो में कही, तो ये स्टॉक आपको 6000 के भी नीचे के लेवल पे मिल सकता है, जहाँ पर आपको एक बार कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि निफ्टी ऑटो के पास वहाँ पर सपोर्ट अवेलेबल है। आइसर मोटर्स ने काफ़ी ज़्यादा निराश किया है, तो ये स्टॉक आपको जो इनका लेवल है 2100 रुपये का, वहाँ पर ये आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है, और वहीं पर बड़ा सपोर्ट भी है। तो यहाँ पर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। हीरो मोटोकॉर्प, यहाँ पर नीचे काफ़ी बड़ा सपोर्ट अवेलेबल है और ये गिरावट भी काफ़ी बड़ी दिखा चुके हैं, ठीक है। तो आपको एक बार यहाँ पर कंसीडर करना चाहिए, इन लेवल्स के आसपास ही बाइंग, 2700 2600 ये बेस्ट बाइंग लेवल होगा प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए। बाकी आगे बढ़ते हैं। ये गिरावट वाली बात हो रही है। अब ये कंपनियां थी जो लिस्टेड हैं, ठीक है। बहुत सी कंपनियां हैं जो ऑटो सेगमेंट से डील करती हैं, मदरसन, सुमी वगैरह, वहाँ पर भी एक हमको चोट देखने को मिल सकती है। बाकी अब बात करेंगे, देखो एमआरएफ डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों तरीके से कनेक्टेड है इन ब्रांड से। तो यहाँ पर ये जो पॉजिटिव मोमेंटम आ रहा है इतनी बड़ी गिरावट के बाद, ये कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि रबड़ की डिमांड अलग अलग जगहों से भी आ जाती है। और सिर्फ इन जो नॉर्मल बाइक्स होती हैं यहाँ पर ही नहीं, नॉर्मल कार्स होती हैं यहाँ पर ही नहीं, बहुत जगहों पे एमआरएफ की डिमांड आती है। तो यहाँ पर उतनी बड़ी चोट नहीं देखने को मिलेगी जितनी ऑटो सेगमेंट के ये डायरेक्ट जुड़ने वाले स्टॉक्स में हमको देखने को मिलेगी अगर गिरावट आती है तो, ठीक है। सेल्स का आंकड़ा कैसा था वो तो आप जानते ही हो। और ये टायर सेगमेंट पे आप फोकस कर लीजिएगा, जो इनके पार्ट्स वगैरह बनाती हैं उन पे फोकस कर लीजिएगा, जैसे कि सीएट हो गया, एमआरएफ हो गया, इन सब पे अब ज़्यादा स्टॉक्स का डिस्कशन नहीं करेंगे। अब आपको सिंपली मैं अंत में एक होता है ना कि पूरा निचोड़ बताना चाहूँगा, वो ये है कि आपको ये नहीं देखना है कि स्टॉक यहाँ तक गिरेगा या नहीं गिरेगा, ठीक है। आपको ये देखना है कि मेरे पास बेस्ट बाइंग लेवल कौन सा है, मैं कहाँ ख़रीदना चाहता था, मुझे कहाँ ख़रीदना चाहिए। और आपको मैं एक चीज़ बार बार बताता हूँ, कोई सेल करेगा तो कोई बाई करेगा, ठीक है। ऐसे ही स्टॉक जब ट्रांजैक्शन होते हैं ना तभी ये कैंडल्स बनती हैं, नहीं तो स्टॉक यहाँ से सीधे यहाँ खुले, अगर इस बीच में कोई ना डिमांड हो ना सप्लाई हो। समझ रहे हो? मतलब आप सोच रहे हो नेगेटिव, लेकिन किसी को ये रेट अट्रैक्टिव लगेंगे, इसीलिए वहाँ पर ख़रीदारी करेंगे और स्टॉक जो है वो धीरे धीरे नीचे गिरेगा इन तरीक़ों से। अब अंत में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो डेटा आया है ये पहले से ही सबको पता था, सबको पता था कंपनियां जो है वो निराश करने वाली हैं अपने नंबर्स को लेकर के, लेकिन ये नहीं जानता था कोई कि इतने बड़े रूप में निराश करेंगी, ठीक। मतलब अब वही मार्जिन आपके पास बची है जो हमारे सामने पहले से गिरावट आई या निफ्टी के साथ इन्होंने जो पार्टिसिपेट नहीं किया ऊपर जाने के लिए, इसमें विशेष कारण यही था कि हम सबको पता था कि यहाँ पर नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे। इसका मतलब क्या है कि जब बाज़ार ये चीज़ पहले से जानती थी तो बहुत बड़ा रिएक्शन आपको इस बेस पे नहीं देखने को मिलेगा। अगर बाज़ार नेगेटिव होती है तो हमको यहाँ पर बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, अगर बाज़ार पॉजिटिव होती है तो ये बाज़ार के साथ उतना बढ़िया चल नहीं पाएंगे। मतलब बाज़ार को अंडर परफॉर्म करेगा निफ्टी ऑटो, बस इतना है मेरा एनालिसिस। अंडर परफॉर्म करने का मतलब क्या होता है? आउट परफॉर्म से बिल्कुल अपोजिट। अगर बाज़ार 3% 4% ऊपर जाती है तो इनके पास चारा है 1-1.5% ऊपर जाने का। अगर बाज़ार 5% गिरती है तो ये 8 से 10% भी गिरावट दिखा सकते हैं। ऐसे केसेस में आपको अलर्ट ही रहना है, अपने स्टॉक्स को लेकर बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है, आराम से डिसीजन लीजिए। वीडियोज़ अवेलेबल हैं चैनल पे, उनको देखोगे तो आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे करके क्लियर हो जाएंगी, कहाँ पर हमको स्मार्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। एक और वीडियो स्मार्ट SIP वाली ज़रूर देखिएगा, जो लोग लॉन्ग टर्म के बारे में लगातार बाज़ार में पैसा डालना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं। अभी के लिए इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। दिन में 2 बार इंटेंस एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। कोई सजेशन हो तो वो आप नीचे बताइएगा। अगर आप मुझसे बिल्कुल एग्री नहीं करते हो तो बिल्कुल नीचे बता सकते हो। मुझे पता है कि ये सब चीज़ें होती हैं। आपको लग सकता है कि नहीं ये जो नंबर है ये सबको पता था इसलिए बाज़ार नहीं गिरेगी, तो बिल्कुल आप अपनी जगह सही हो सकते हो, क्योंकि बड़ा प्लेयर ये काम करने में बिल्कुल माहिर है। वो बिल्कुल यही सब चीज़ें करेगा जो हम सोच भी नहीं सकते।
और ऐसे केसेस में हर कोई यहाँ पर गलत हो जाता है, जो कि बाज़ार की खूबसूरती को ही बढ़ाता है हमेशा। तो आप अपने हिसाब से स्मार्ट डिसीजन लीजिएगा। वीडियोज़ अवेलेबल हैं, देखिएगा। हम मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए नमस्कार।